नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के, राहुल गांधी के सियासी दांव से दबाव में आई बीजेपी की, विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन में आई मायावती की, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार की, साथ ही जानेंगे सीएम शिवराज को लेकर क्या है बीजेपी का बड़ा फैसला। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की हो रही फजीयत की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो रही है मजबूत। राहुल गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल के ब्योरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। विंध्या के 2 बीजेपी विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को लगा झटका, 3 जमानत याचिकाएं खारिज, 19 अक्टूबर तक बढ़ाई गई रिमांड। भारत में चीनी सेना की घुसपैठ पर हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, लद्दाख की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पी, आरटीआई में हुआ खुलासा। सेंसेक्स 483 अंकों की गिरावट के साथ 65,512 पर हुआ बंद। निफ्टी 141 अंकों की गिरावट के साथ 19,512 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे इन चुनावों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की ही नजरें हैं, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस की, क्योंकि 5 में से 3 राज्यों में इन दोनों ही दलों के बीच सीधी टक्कर है। तो कब कहां होगा मतदान और कब आएंगे नतीजे, देखते हैं ये रिपोर्ट। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने अब बता दिया है कि कब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, कब राजस्थान में मतदान होगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कब वोटिंग कराई जाएगी और कब मिजोरम के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये सब अब साफ हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में और बाकी के 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 1 चरण में वोटिंग होगी। सबसे पहले वोटिंग मिजोरम की सभी 40 सीटों पर 7 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके बाद राजस्थान की सभी 200 सीटों पर 23 नवंबर को वोटिंग होगी और सबसे आखिर में तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों में काउंटिंग 3 नवंबर को कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इन राज्यों में कुल 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 8 करोड़ 20 लाख पुरुष, 7 करोड़ 8 लाख महिला वोटर्स हैं और इस बार 60 लाख 20 हजार नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। अगर राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 25 लाख, तेलंगाना में 3 करोड़ 17 लाख, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 3 लाख वोटर्स हैं, जबकि मिजोरम में 8 लाख 52 हजार वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और 3 दिसंबर को काउंटिंग, यानी 27 दिन में पहले चरण की वोटिंग से काउंटिंग तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनावों का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल मैदान में डट गए हैं। चुनावी मैदान में तो राहुल गांधी भी उतर चुके हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही राहुल ने बड़ा सियासी दांव चला है, जिससे बीजेपी दबाव में आ गई है। वहीं कांग्रेस सांसद की इस रणनीति से पार्टी को इन चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़ा फायदा हो सकता है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया समेत हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। बैठक को लेकर आज कांग्रेस ने मीडिया से भी बात की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जाति आधारित गणना को लागू करने को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को
पूरी तरीके से। सीडब्ल्यूसी की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना जरूर कराएगी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि वो इसे पूरे देश में कराएंगे, जिससे समाज के सभी वर्गों का विकास हो सके। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं, वहीं बीजेपी के 10 में से सिर्फ एक ही सीएम ओबीसी समाज से हैं। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी ओबीसी के लिए काम नहीं करते, बल्कि ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जा रही है और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, जबकि केसीआर जा रहे हैं। राहुल के इन तेवरों से साफ है कि इस बार के चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। उन्हें एक मजबूत कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। चुनौती तो मायावती भी पेश कर रही हैं। विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही अब 5 राज्यों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। 5 में से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, तो इन राज्यों में दूसरे दल भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। खासतौर पर बीएसपी, जिसका पहले ही इन राज्यों में अच्छा आधार है, एक बार फिर मैदान में ताल ठोक रही है। चुनावों को लेकर मायावती ने बड़ा दावा किया है, तो क्या है बीएसपी का प्लान? देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी ताल ठोक दी है। बीएसपी सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीएसपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के अलावा मिजोरम छोड़कर राजस्थान व तेलंगाना में इन दोनों राज्यों में अकेले बिना किसी से कोई समझौता किए हुए चुनाव लड़ रही है और इन राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करती है। एमपी और छत्तीसगढ़ में बीएसपी पहले ही जीजीपी के साथ गठबंधन कर चुकी थी और सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। दरअसल यूपी से सटे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हिस्से में बीएसपी को पहले भी अच्छी सफलता मिलती रही है और इस बार उसने जीजीपी के साथ गठबंधन किया है। अगर ये गठबंधन कमाल करता है तो कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण भी बदल सकते हैं। इस बीच मायावती ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो चुनावों में सरकारी मशीनरी और धनबल के दुरुपयोग को रोककर चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र व निष्पक्ष कराए। निष्पक्ष चुनाव से ही लोकतंत्र जीवित रह पाएगा। मायावती के बयान से साफ हो गया है कि वो सभी राज्यों में बीएसपी के उम्मीदवार उतारेंगी। अब देखना होगा कि बीएसपी चीफ की रणनीति से किसे नुकसान होता है और बीएसपी को कितनी सफलता मिलती है। मायावती एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब कर सकती हैं। खेल तो महाराष्ट्र में अजीत पवार का खराब होने वाला है। एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और दावा किया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष बागी विधायकों के मामले को लटका रहे हैं। तो किन विधायकों पर कार्रवाई चाहते हैं शरद पवार? देखते हैं ये रिपोर्ट। एनसीपी का असली बॉस कौन है? क्षेत्रीय छत्रपुर में बड़ा कद रखने वाले शरद पवार क्या पार्टी बचा पाएंगे या फिर शरद पवार का भी उद्धव ठाकरे जैसा हाल होगा, जिनसे पार्टी का नाम और निशान छीनकर बगावत करने वाले गुट को सौंप दिया गया? सवाल कई हैं, लेकिन लगता है कि अब सभी सवालों के जवाब लोगों को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी पाला बदलने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाए जिन्होंने अजीत पवार का साथ देने का फैसला किया। विधायकों के इस कदम से एनसीपी भी 2 गुटों में बंट गई है, जिसमें से एक गुट अजीत पवार के साथ है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के शरद पवार गुट की एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट की तरफ से 13 अक्टूबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार और 7 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में देरी के खिलाफ रांकपा के शरद पवार गुट की ओर से दायर याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया। विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप है कि वो 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून के तहत फैसला करने में देरी कर रही हैं। मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीपी नेता जयंत पाटिल की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग में अब सुनवाई के दौरान शरद पवार की गुट की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि 99% संगठन उनके पास है। चुनाव आयोग में शरद पवार की तरफ से कहा गया था कि पार्टी में कोई भी फूट नहीं है, कुछ विधायक अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार ने 53 में से 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट शरद पवार की याचिका पर क्या फैसला देता है।
शरद पवार ने एक बार फिर महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इधर बीजेपी ने चुनावी राज्यों में टिकट के दावेदारों की मुश्किलें कम कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी की नजरें कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट पर टिकी थी, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है उनमें से 3 राज्यों में इन दोनों के बीच मुकाबला है। तो तेलंगाना में भी ये दल मजबूत हैं और तेलंगाना की सत्ता पर काबिज बीआरएस पहले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। तो आज किस दल ने कहां से किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के ऐलान के कुछ देर बाद ही बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो गया। सबसे पहले एमपी के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। थोड़ी ही देर में राजस्थान की सूची भी जारी कर दी गई और बाद में छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए। बीजेपी ने राजस्थान में 41, छत्तीसगढ़ में 64 और मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन इस सूची में सबसे बड़ा झटका वसुंधरा राजे सिंधिया को लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनकी विधानसभा सीट बुधनी से, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को होशंगाबाद से फिर टिकट दिया गया है। लेकिन राजस्थान की सूची में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। उल्टा राज्य की राजनीति में वसुंधरा के विरोधी माने जा रहे और सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहे 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। आज बीजेपी की ओर से जो सूची जारी की गई है उसमें राजस्थान राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान के सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया। सांसद भगीरथ चौधरी, बालकनाथ, नरेंद्र कुमार और देवजी पटेल को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को जयपुर से टिकट दिया गया है। राजस्थान की पहली सूची में वसुंधरा राजे के बेहद करीबी नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर बीजेपी ने विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने राजस्थान से 7 सांसदों को टिकट दिया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने 64 उम्मीदवार घोषित किए हैं। 21 सीटों पर पहले ही उम्मीदवार घोषित किए जा चुके थे, यानी 90 सीटों में से 85 पर नाम घोषित हो चुके हैं। दूसरी सूची में 3 सांसद रेणुका सिंह, गोमती साय और अरुण साव को टिकट दिया गया है। पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी को रायगढ़ से टिकट मिला है। इसी तरह से एमपी में पार्टी अभी तक 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। आज 57 नाम और घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में सभी नाम मौजूदा विधायकों के हैं, जिसमें 24 मंत्री भी शामिल हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि पार्टी 10 मंत्रियों के टिकट काट सकती है, लेकिन अब अधिकांश मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। इस सूची में शिवराज के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव, राहुल सिंह लोधी का नाम भी शामिल है। राहुल लोधी को कुछ दिनों पहले ही मंत्री बनाया गया था। राजनीतिक दलों ने चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है, तो बिहार में सीएम नीतीश भी चुनावों की तैयारी में जुटे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बड़े राजनीतिक उलटफेर की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। महागठबंधन इस मामले में बीजेपी पर बढ़त हासिल करता दिखाई दे रहा है, तो एनडीए के सहयोगी भी खुश हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने से बीजेपी दबाव में है और उसे अपने सहयोगियों की पहले से ज्यादा जरूरत दिखाई दे रही है। पिछले दिनों बिहार दौरे पर आए जेपी नड्डा दावा कर रहे थे कि बीजेपी बिहार में अकेले सरकार बनाएगी, लेकिन महागठबंधन ने जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर जो दांव खेला है उसने बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया है। बीजेपी के सहयोगी भले ही जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन वो अपनी जाति के आंकड़े और बीजेपी के आधार को देखकर खुश भी हो रही हैं। अब कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों के बाद हम नेता जीतनराम मांझी का भी मन डोल रहा है। वो फिर नीतीश की तारीफ कर रहे हैं और जो संकेत दे रहे हैं वो एक बार फिर महागठबंधन में